नमस्कार साथियों, आप सभी का अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज की सामान्य विज्ञान की क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके विद्युत चुम्बकीय तरंगे, डिफेंस के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो खोज है उनके वैज्ञानिक नाम तथा इनके उपयोग पूछे जाते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगे 7 प्रकार की होती है। हमें इन 7 के उपयोग तथा इनकी खोजों के वैज्ञानिक नाम सीखने हैं। चलिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। पहले तो हम ये सीखते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती हैं। वे तरंगे जो माध्यम के साथ साथ निर्वात में भी गमन कर सकती है। विशेष तौर से आपको निर्वात शब्द याद रखना है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे एकमात्र ऐसी तरंगे हैं जो निर्वात में गमन कर सकती है। निर्वात मतलब जहां पर कोई माध्यम नहीं, ना ही ठोस, ना ही द्रव और ना ही गैस। हमने जब प्रकाश टॉपिक पढ़ा वहां पे पढ़ा कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो जो प्रकाश के जो गुण है वही आपके विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण होंगे। तो प्रकाश हमारे एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग थी, तो सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगे भी अनुप्रस्थ तरंगे होंगी और इनकी जो चाल है वो प्रकाश की चाल के बराबर होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इनकी जो चाल है वो आपके प्रकाश की चाल के बराबर, और प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है हम सबको पता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जिस प्रकार प्रकाश में ध्रुवण की घटना होती है उसी प्रकार आपके विद्युत चुम्बकीय तरंगों में भी ध्रुवण की घटना होगी। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों कि अगर हमें शुरुआती जानकारी लेनी है तो प्रकाश को याद रख लीजिए। जो प्रकाश के साथ हो रहा है वही विद्युत चुम्बकीय तरंगों के साथ होगा कि वे तरंगे जो माध्यम के साथ साथ निर्वात में भी गमन कर सकती हैं या जिनकी स्पीड है प्रकाश की स्पीड के बराबर होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। या प्रकाश आपकी एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है तो सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगे भी अनुप्रस्थ तरंगे होंगी। और आपके प्रकाश में ध्रुवण की घटना होती है तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों में भी ध्रुवण की घटना होगी। अब विद्युत चुम्बकीय तरंगे 7 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, इसको समझते हैं। तो हमने जब प्रकाश पढ़ा हमने कहा कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग है। और किस प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग है, तो दृश्य विकिरण है। और दृश्य विकिरण 7 रंगों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से, विबग्योर, यहां पर वी का मतलब वॉयलेट बैंगनी, और आर मतलब रेड का मतलब लाल। अब हमें यह समझना है कि दृश्य विकिरण 7 रंगों से तो मिलकर बना होता है। उसका पहला रंग बैंगनी और अंतिम रंग लाल। इस बैंगनी से पहले भी कुछ है क्या, तो बिल्कुल बैंगनी से पहले क्या है, पराबैंगनी। परा मतलब पहले, तो बैंगनी से पहले कौन सा होगा, पराबैंगनी किरणें होंगी। और इस लाल के बाद, लाल को संस्कृत की भाषा में रक्त कहा जाता है, तो लाल के बाद अवरक्त। तो 3 तो ऐसे नाम याद करने कि प्रकाश आपके एक प्रकार की दृश्य विकिरण है। दृश्य विकिरण का पहला रंग बैंगनी, बैंगनी से पहले पराबैंगनी, और अंतिम रंग लाल, लाल को संस्कृत की भाषा में रक्त, रक्त के बाद अवरक्त। तो 3 तो ऐसे नाम याद रखने। और इस बैंगनी से पहले 2 नाम आएंगे, कौन कौन से, एक तो एक्स किरणें और दूसरी गामा, गामा किरणें। और इस अवरक्त के बाद 2 किरणें और आएगी, कौन कौन सी, एक तो आपके लघु रेडियो तरंगे
जिन्हें हम सूक्ष्म तरंगे भी कहेंगे। और इसके बाद और आपके दीर्घ रेडियो तरंगे, जिन्हें हम रेडियो तरंगे भी कहेंगे। तो ये 7 किस प्रकार याद करनी है? सीधा सा दृश्य विकिरण 7 रंगों से मिलकर बना होता है। विबग्योर, बैंगनी से पहले पराबैंगनी, लाल के बाद अवरक्त, बैंगनी से पहले 2 एक्स किरणें और गामा, और आपके अवरक्त के बाद 2 आपके लघु रेडियो तरंगे जिसे हम सूक्ष्म तरंगे भी कहते हैं, और दीर्घ रेडियो तरंगे जिसे हम रेडियो तरंगे भी कहते हैं। ये 7 नाम इस प्रकार आपको याद करने। अगर आप इसको दूसरे तरीके से याद करने की कोशिश करते हो तो फिर आप गलती कर बैठोगे। इनका सही क्रम आपको पता नहीं चल पाएगा। अभी हम इसमें खूब सारी चीज़ें सीखने वाले हैं कि तरंगदैर्घ्य किस ओर बढ़ेगा, ऊर्जा किस ओर बढ़ेगी, आवृत्ति किस ओर बढ़ेगी, भेदन क्षमता किस ओर बढ़ेगी या घटेगी। अगर आप ये क्रम लिखते हो तो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उनका सही सही जवाब आपको मिल जाएगा। अब थोड़ा समझना, हमें पता था कि जो दृश्य विकिरण है उसका तरंगदैर्घ्य प्रकाश हमें पता है कितना, 3839 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। और हम ऐसे जा रहे हैं तो देखो तरंगदैर्घ्य बढ़ रहा है, 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम तक जाता है तो तरंगदैर्घ्य बढ़ रहा है। तो जो पराबैंगनी है या एक्स किरणें हैं या गामा है वो तो आपके बैंगनी के इस तरफ आ रहा है ना, इसका मतलब इन किरणों का तरंगदैर्घ्य बैंगनी से कम ही होगा। और लाल के बाद कौन कौन सा आ रहा, अवरक्त, सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे। इसका मतलब इन किरणों का तरंगदैर्घ्य इस लाल से ज्यादा होगा। तो इधर जाने पर तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा और इधर आने पर घटेगा। हम ऐसे जाएंगे, इधर से इस तरफ जाता है तो तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा। इसका मतलब गामा का तरंगदैर्घ्य मिनिमम होगा, न्यूनतम, और आपके दीर्घ रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगों का तरंगदैर्घ्य मैक्सिमम, अधिकतम। तो अब आपको एग्जाम पूछा जा सकता है कि निम्न में से किन तरंगों का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगा। तो आपको सीधा सा विबग्योर याद रखना है और उसमें देख लेना कि लाल है, लाल का अधिक है तो लाल के उस तरफ आ रहा है, इस तरफ, तो अधिकतम किसका होगा, आपके रेडियो तरंगों का, और न्यूनतम किसका होगा, गामा का। अब हमें देखने की आवृत्ति क्या होगी। तो हमें पता कि तरंगदैर्घ्य है वो आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती। जो तरंगदैर्घ्य है वो आपके आवर्ती के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा उसकी आवृत्ति कम होगी, और जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसकी आवृत्ति ज्यादा होगी। तो तरंगदैर्घ्य कम किसका है, गामा का, तो इसका आवृत्ति क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा, मैक्सिमम। और जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक है, अधिक किसका है, रेडियो का, इसकी जो आवृत्ति वो क्या हो जाएगी, मिनिमम, न्यूनतम। इस प्रकार याद रखना है। तो हमें ये दो चीजें पता चल गई। अब देखते हैं ऊर्जा का क्रम क्या होगा। तो ऊर्जा है वो आपके आवृत्ति के समानुपाती। ऊर्जा आपके आवृत्ति के समानुपाती, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन का एक समीकरण आपको याद होगा, E = h न्यू। इस समीकरण से पता चलता है कि ऊर्जा है वो आपके आवृत्ति के समानुपाती होती है। आवृत्ति बढ़ने पर ऊर्जा भी बढ़ेगा, आवृत्ति घटने पर ऊर्जा भी घटेगा। तो जिसकी आवृत्ति अधिकतम होती है उसकी ऊर्जा भी क्या होगी, ज़्यादा। आवृत्ति किसकी अधिकतम है, गामा की, तो इसकी ऊर्जा भी अधिकतम होगी। तो E मैक्सिमम लिखेंगे हम गामा का। और जिसकी आवृत्ति कम है उसकी ऊर्जा भी कम होगी। आवृत्ति कम किसकी है, आपके रेडियो तरंगों की, इसकी ऊर्जा भी क्या होगी, कम होगी, न्यूनतम। ये बात आप समझ लीजिए। तो ये जो तीनों क्वेश्चन पूछा जाता है तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति या ऊर्जा का, कि किसकी अधिक होगी किसकी कम होगी, रटना नहीं है। दृश्य विकिरण है, विबग्योर इतना याद रखना कि बैंगनी का 3900 होता है
और आपके लाल रंग का इटतो से होता है। अगर ये चीज़ हम समझ लेते हैं तो सभी क्वेश्चनों का उत्तर मिल जाएगा कि भाई बैंगनी से इस तरफ किरणें आ रही हैं, उनका बैंगनी से हमेशा कम ही होगा तरंगदैर्ध्य, और लाल के उस तरफ जो आ रही है उनका अधिक ही होगा। और हमें एक चीज़ पता चल गई तो हम दूसरी चीज़ें ढूंढ लेंगे। अब थोड़ा समझना, सीधी सी बात है, जिसके पास ऊर्जा ज़्यादा होगी उसकी भेदन क्षमता भी ज़्यादा होगी। भाई जो ज़्यादा शक्तिशाली होगा वो चीज़ों को ज़्यादा भेदेगा। तो ऊर्जा किसकी अधिकतम है? गामा की। इस कारण गामा की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। गामा किरणें सबसे अधिक लक्ष्य को भेद सकती है। इस कारण गामा किरणें 30 सेंटीमीटर मोटी लोहे की चादर को भेद सकती है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है। आपका आंसर होना चाहिए गामा किरणों की, क्योंकि गामा किरणों की ऊर्जा भी ज़्यादा है। सीधी सी बात है, जिसके पास ऊर्जा ज़्यादा होगी वो ज़्यादा भेदेगा। तो ये हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं अभी कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें 7 प्रकार की होती हैं। इनमें तरंगदैर्ध्य, आवर्ती, ऊर्जा और भेदन क्षमता को समझा। एक बार आप नोट कर लो, उसके बाद हम विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो खोज है जिन जिन वैज्ञानिक ने की उसको एक ट्रिक के आधार पर पढ़ने वाले हैं। तो आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी प्रक्रिया अपनाओ। एक बार इसको रब कर देते हैं, उसके बाद ट्रिक सीख लेते हैं कि खोजों की ट्रिक कैसे याद रखें। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक है, लहर गांव के एक राजा, लहर गांव के एक राजा अहमद को परिदर्शन हुए, परी के दर्शन हुए। कि लहर एक गांव है, उसमें एक राजा था जिसका नाम अहमद, उसको परी के दर्शन हो गए। ऐसी ट्रिक है। एक बार वापस पढ़ लीजिए, लहर गांव के एक राजा अहमद को परिदर्शन हुए। लहर का मतलब लघु रेडियो तरंगे, इसकी खोज किसने की? आपके हट्टज ने। ह का मतलब हट्टज, ल का मतलब लघु रेडियो तरंगे और ह का मतलब हट्टज। इसका मतलब लघु रेडियो तरंगों की खोज हट्टज ने की। आगे देखते हैं, गा का मतलब गामा किरणें और व का मतलब विलियार्ड। व का मतलब क्या भाई? विलियार्ड। इसका मतलब गामा किरणों की खोज विलियार्ड ने की। इस के का कोई अर्थ नहीं है, ऐसे ही सेंटेंस को जोड़ने के लिए दिया गया है। एक का मतलब एक्सरे, और एक्सरे की खोज किसने की भाई? राजा का मतलब रॉयटजन। राजा का मतलब रॉयटजन या रोजन, कभी कभार ये भी शब्द मिलता है रोजन, एक ही नाम है, अलग अलग बुकों में दिए गए हैं, रॉयटजन या रोजन। इसका मतलब एक्स किरणों की खोज रॉयटजन या रोजन ने की। एम में से 4 शब्द निकलेंगे। अ का मतलब औरत, और औरत की खोज ह का मतलब हर्षैल ने की। और इस मत को उल्टा देखना है, पीछे से आना है। द का मतलब दीर्घ रेडियो तरंगे, दीर्घ रेडियो तरंगे, और खोज किसने की? मां का मतलब मार्कोनी। इसका मतलब कहेंगे कि दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज मार्कोनी ने की। इस को का कोई अर्थ नहीं है। और परी में देखते हैं, प का मतलब पराबैंगनी,
और खोज री का मतलब रिटर्न की। और दर्शन मतलब आपके द का मतलब दीर्घ रेडियो तरंगे, नहीं सॉरी, दर्श मतलब दर्श्य, दीर्घ रेडियो हो गया ना, दर्श मतलब दर्श्य विकिरण, दर्श्य विकिरण की खोज न का मतलब न्यूटन। तो ये ट्रिक थी जिससे हम विद्युत चुंबकीय तरंगों के खोज करने वाले वैज्ञानिकों के नाम याद कर सकते हैं। लहर गांव के एक राजा अहमद को परिदर्शन हुए। लहर का मतलब ल का मतलब लघु रेडियो तरंगे और ह का मतलब हट्टज, इस र का कोई अर्थ नहीं, ऐसे ही। और गांव का मतलब गांव में, जो गांव में गा आ रहा उसका मतलब गामा किरणें, र का मतलब बिलियर्ड, के का कोई अर्थ नहीं है, एक मतलब एक्सरे और राजा मतलब रॉयडजन, मतलब एक्स किरणों की खोज आपके रॉयडजन या रोजन ने की। एम से 4 अक्षर आपको याद रखने हैं। अ का मतलब अवरक्त और ह का मतलब हर्शेल, अवरक्त की खोज किसने की भाई? हर्शेल ने। और मध्य, द का मतलब दीर्घ रेडियो तरंगे और मा का मतलब मार्कोनी, दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज करने वाला कौन था भाई? मार्कोनी। को का कोई अर्थ नहीं है। परी में पराबैंगनी और री का मतलब रिटर, पराबैंगनी की खोज किसने की भाई? रिटर ने की। दर्शन मतलब दृश्य मतलब दर्श्य विकिरण और ना का मतलब न्यूटन, तो दर्श्य विकिरण की खोज न्यूटन ने की। ये इसकी ट्रिक थी। अब हम इन किरणों के उपयोग पढ़ने वाले हैं, जो अधिकतम परीक्षा में पूछे गए उनके बारे में अच्छी तरह पढ़ेंगे। तो जिन जिन किरणों के जो उपयोग है बार बार एग्जाम में पूछे गए, उनको हम थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। वही एक बार क्रम लिख लेते हैं। पहला जैसे ही कि बीच में दर्श्य आता था, विबग्योर, दर्श्य आपके 7 रंगों से मिलकर बना है। विबग्योर, बैंगनी से पहले पराबैंगनी, और लाल के बाद अवरक्त। इस पराबैंगनी से पहले 2 हैं, एक तो एक्स किरणें और एक गामा, और एक गामा। और अवरक्त के बाद 2 हैं, लघु रेडियो तरंगे जिन्हें हम सूक्ष्म तरंगे भी कहते हैं, और उसके बाद दीर्घ रेडियो तरंगे। जिन्हें हम रेडियो तरंगे भी कहते हैं। इनका उपयोग एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले गामा का देखते हैं। अभी हमने पढ़ा कि गामा का तरंगदैर्ध्य कम होता है, ऊर्जा और आवृत्ति अत्यधिक होती है। ऊर्जा अधिक होगी तो भेदन क्षमता ज्यादा होगी, तो गामा की भेदन क्षमता सबसे अधिकतम होती है। ये क्वेश्चन बन सकता है, भेदन क्षमता मैक्सिमम। इस कारण ये 30 सेंटीमीटर मोटी लोहे की चादर को भेद सकती है, ये इसका इतना ही याद रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना है। एक्स किरणों का उपयोग हमें पता है। टूटी हुई हड्डियां या फेफड़ा की जांच करने में एक्सरे बनता ही है। वही एक्सरे बनाने के लिए एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। अगर शरीर में कहीं हड्डी टूट गई है तो पता चल जाएगा, और फेफड़ों में कहीं पे मिस्टेक है तो वो पता चल जाएगा। मेन इंपॉर्टेंट है पराबैंगनी के उपयोग, इसके उपयोग आपको समझना है। पराबैंगनी का उपयोग एक तो आपके अदृश्य लिखावट, नकली दस्तावेजों या अंगुली के निशानों को पहचानने में, अंगुलियों के निशानों को पहचानने में किया जाता है। तो पराबैंगनी किरण का एक विशेष उपयोग है कि अदृश्य लिखावट, ऐसी लिखावट जो दिखाई नहीं देती है, उनको पहचाना तो पराबैंगनी किरणों का यूज करेंगे। कहीं पे नकली दस्तावेज है, जैसे कोई मार्कशीट की डुप्लीकेट कॉपी आ गई
तो हम पराबैंगनी किरणों द्वारा उसको पहचान सकते हैं। और जो हाथ के निशान होते हैं, अंगुलियों के निशान, उनके निशान भी हम इस पराबैंगनी किरणों द्वारा पहचान सकते हैं। और इसका उपयोग क्या है, कहीं पे चोट लग गई, सूजन आ गई, तो पराबैंगनी किरणों का उपयोग करके सिकाई कर सकते हैं। और आपके जो खाद्य पदार्थ हैं उनका परिरक्षण कर सकते हैं, खाद्य पदार्थों का परिरक्षण करने में इसका यूज कर सकते हैं। और जो एक और इसका उपयोग है कि जो वाटर प्यूरिफाई, जल शोधक यंत्र आते हैं, जैसे पानी को प्यूरिफाई करने वाला ARO, उसमें भी पराबैंगनी लैंप लगा होता है जो लगातार पराबैंगनी किरणें छोड़ता रहता है, जिससे जल शुद्ध हो जाता है। तो आप देख सकते हैं जल शोधकों, जिसे बोल सकते हैं वाटर प्यूरिफाई, में भी पराबैंगनी लैंप लगाए जाते हैं, यूवी लैंप, पराबैंगनी लैंप। तो इसके ये जो उपयोग है पराबैंगनी किरणों के, ये विशेष तौर से ध्यान रखना है कि अदृश्य लिखावट, नकली दस्तावेज या अंगुलियों के निशानों का पता लगाने में, सिकाई करने में, या खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में, या आपके जो वाटर प्यूरिफाई होते हैं उसमें भी लैंप लगे होते हैं जो लगातार पराबैंगनी विकिरणों का उत्सर्जन करता है, जिससे जल शुद्ध हो जाता है, जल में जितने भी जीवाणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और ये भी थोड़ा ध्यान रखना है कि जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है उसमें प्रकाश तो आ रही है, लेकिन उसके साथ पराबैंगनी विकिरण भी आ रही है, यूवी रे, वो हमारे शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक है, जिससे आपके चर्म कैंसर हो सकता है। और इसको रोकने के लिए आपके ओजोन परत, वायुमंडल में एक ओजोन परत जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को धरातल पर आने से रोकती है, लेकिन अभी कुछ कारणों से ओजोन परत में छेद हो गया है। वायुमंडल में आपके NO2 और SO2 की मात्रा बढ़ जाने के कारण ओजोन परत में छेद हो गया है, जिसके कारण सूर्य की जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें वो धरातल पर आ रही है और हमें चर्म कैंसर, त्वचा रोग होने का खतरा बढ़ गया है। दृश्य विकिरण आप समझते हैं, प्रकाश, इसका उपयोग याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अवरक्त के उपयोग याद करने की जरूरत है, एग्जाम में पूछा जाता है अवरक्त किरणों के, तो थोड़ा समझते हैं। अवरक्त का एक उपनाम भी है, उस बात को थोड़ा समझना है कि जब भी अवरक्त विकिरणें किसी माध्यम से गुजरती हैं तो उस माध्यम का ताप बढ़ा देती है, उस माध्यम को गर्म कर देती है। इस कारण इन किरणों को हम उष्मीय या तापीय विकिरण भी कहते हैं, उष्मीय या तापीय विकिरण भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है कि जब भी अवरक्त विकिरणें किसी माध्यम से गुजरेगी तो उस माध्यम का ताप बढ़ जाएगा, उसमें गर्मी बढ़ जाएगी, इस कारण हम इसे उसमें या तापीय विकिरण भी कहेंगे। और इसका उपयोग कहाँ पे होता है, एक तो टीवी रिमांड में कौन सी किरणों का उपयोग किया जाता है, अवरक्त किरणों का। टीवी रिमांड आता है जिससे हम टीवी को ऑन व ऑफ कर देते हैं, वो उस समय किस किरणों का उत्सर्जन करता है, आपके अवरक्त किरणों का उत्सर्जन करता है। तो ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि टीवी रिमोट में कौन सी विकिरणें होती है, उत्तर आएगा अवरक्त। साथ में अवरक्त किरणों द्वारा आप धुंध एवं कोहरे में फोटोग्राफी कर सकते हो। तो धुंध और कोहरे में फोटोग्राफी करने में भी अवरक्त किरणों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इनका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, जिससे उनका प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा, और प्रकीर्णन कम होगा तो आप धुंध और कोहरे में भी फोटोग्राफी कर सकते हैं। इसका ये उपयोग हो गया। और अब थोड़ा समझते हैं कि सूक्ष्म तरंगे जो आपके रेडियो तरंगे होते हैं, इनका क्या उपयोग है। तो जब आप मिठाई की दुकान पे जाते हो और आप बोलते हो कि हमें समोसा चाहिए, तो वो एक उपकरण आता है जिसमें समोसे को गर्म करके देता है तुरंत हाथों हाथ। वो उपकरण है माइक्रोवेव ओवन। हिंदी में लिख लेते हैं माइक्रोवेव ओवन में आपके
सूक्ष्म तरंगों, जिसे हम बोलते हैं लघु रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन है एग्जाम में बार बार पूछा गया कि माइक्रोवेव ओवन में किस तरंगों का उपयोग करेंगे, तो सूक्ष्म तरंगे माइक्रोवेव। और इन तरंगों का उपयोग कहां पे? बेतार संचार, वायरलेस कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन। ये क्या होता है बेतार संचार? भाई हम फोन तो यहां से लगा रहे हैं और अपने गांव में बात कर रहे हैं, बीच में कोई तार जुड़ा हुआ है क्या? नहीं जुड़ा हुआ है, ये है बेतार संचार। डिश एंटीना, बीच में कोई भी तार नहीं जुड़ा फिर भी डिश चल रही है, यही है बेतार संचार। तो बेतार संचार में भी आपके सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। इसके दो उपयोग याद रखने, एक तो माइक्रोवेव ओवन में और दूसरा बेतार संचार में हम सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करते हैं। और अब हमारा लास्ट बचा है रेडियो, दीर्घ रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे एक ही है, ठीक है। इसका उपयोग हम करते हैं एक तो आपके रेडियो या टीवी में संचार प्रणाली में। रेडियो और टीवी के संचार प्रणाली में हमें पता है कि रेडियो तो सिर्फ ध्वनि संदेशों का संचरण करता, सिर्फ बोलता है, जबकि टीवी चित्र भी दिखाता, बोलता भी है। अगर कभी ढंग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो वो क्वेश्चन क्या होगा थोड़ा समझना, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। बाकी आर्मी डिफेंस के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ सकता, लेकिन कोई ढंग का एग्जाम हो जाए उसमें पूछ सकते हैं कि जैसे हम ये रेडियो बना रहे हैं, लिख रहे हैं यहाँ रेडियो और यहाँ पे लिख रहे हैं टीवी। रेडियो में सिर्फ ध्वनि संदेशों का संचरण, ध्वनि संदेशों का संचरण, जबकि आपके टीवी में ध्वनि संदेश भी आते हैं और चित्र संदेश भी आते हैं। तो ध्वनि, चाहे आपके ध्वनि संदेश टीवी में हो या रेडियो में, ध्वनि संदेशों के संचरण के लिए आवर्ती मॉड्यूलन का उपयोग करते हैं, आवर्ती मॉड्यूलन। जबकि चित्र संदेशों के लिए आयाम मॉड्यूलन का उपयोग किया जाता है। इस बात को याद रखना है कि रेडियो और टीवी में ध्वनि संदेशों के संचरण के लिए आवर्ती मॉड्यूलन तथा टीवी में चित्र संदेशों के संचरण के लिए आपके आयाम मॉड्यूलन का उपयोग किया जाता है। ऐसा कैसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टीवी में जो ध्वनि संचरण है उसके लिए किस मॉड्यूलन का उपयोग करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको चित्र पूछे तो आयाम और अगर आपको ध्वनि पूछे तो आवर्ती। चलिए ये हमने इसके उपयोग पढ़ लिए। जो मोस्ट उपयोग हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए कौन कौन से, एक बार थोड़ा देख ले। तो ये आदर्शीय लिखआउट वाला, ये एग्जाम में बार बार पूछा गया आदर्शीय लिखआउट वाला कि आदर्शीय लिखआउट या नकली दस्तावेजों या आपके अंगुलियों के निशानों को पहचानने में किस किरण का उपयोग किया जाता है? पराबैंगनी का। दूसरा, टीवी रिमोट में कौन सा? अवरक्त का। तीसरा, माइक्रोवेव ओवन में कौन सा? तो सूक्ष्म तरंगी। 3 क्वेश्चन बार बार पूछे गए और आपके इनकी जो खोजों की ट्रिक है वो तो आपको याद ही करनी है। आर्मी में बार बार क्वेश्चन पूछे, आर्मी हो, नेवी हो या आपके एयरफोर्स हो, जितने भी डिफेंस के एग्जाम है, प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो खोजों की ट्रिक तो रट लेनी है, लेकिन एक थोड़ी समस्या आती है। वो समस्या क्या है? ये जो गामा किरणें है इसकी खोज हमने बताया विलियार्ड, लेकिन कहीं पर बैकुलर भी लिखा हुआ है, बैकुलर। तो कभी कभार वो विलियार्ड दे ही नहीं, बैकुलर दे तो भी थोड़ा देख लेना, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। हमने विद्युत चुम्बकीय तरंगे कंप्लीट पढ़ ली और आज के लिए जय हिंद, जय भारत।